दोस्तों आपके अपने चैनल द एग्जाम टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 67 बीपीएससी का कंबाइंड एग्जाम के लिए जो एडवर्टाइजमेंट था वो आपका आउट कर दिया गया है। आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि bpsc.bis.nic.in पर आकर आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन भी दिया गया। आप इसको जब एडवर्टाइजमेंट अच्छे से रीड करने के बाद जब आप इसको फॉर्म फिलअप करिएगा उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शन किस तरह से फिल करना उसको भी आपको एक बार रीड कर लेना है। चलिए हम इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको रेड आइकन में दिख जाएगा सब्सक्राइब का बटन, कोई भी आपको पैसा नहीं लगेगा, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। और दोस्तों ये द एग्जाम टाइम्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यदि आपने यहाँ पर नहीं ज्वाइन किया है तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। ये नोटिफिकेशन आपको रात में जब बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था उसी समय टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया था, लेकिन वीडियो अभी आपको अपलोड किया जा रहा है यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। चलिए हम इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये बीपीएससी 67 की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं समारोहों के लिए प्राप्त रिक्तियों की कोटिवार आलोक में अधियाचना भेजी गई थी। अनुसार ये आपको डिफरेंट विभाग के अनुसार आपको देखने के लिए मिल जाएगा किसमें कितनी सीट है। यदि हम इसमें सबसे अधिक पद की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने के मिल जाएगा ग्रामीण विकास पदाधिकारी बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग में आपको यहाँ पर 133 वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि सबसे अधिक है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर आपको 555 पद पर देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन इसमें अभी बढ़ाया जाएगा। तो आप लोग चिंता मत करिए, इसमें और भी पद अभी ऐड किए जाएंगे। लगभग 100-150 पद इसमें और अभी ऐड किया जाएगा। इसमें अगर हम एज की बात कर लेते हैं तो एज आपका 22 वर्ष रखा गया है अधिकतम में, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट है उसमें आपको 21 वर्ष भी रखा गया है। तो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व यदि विभागों से प्राप्त होने वाली यदि याचना को शामिल किया जा सकता है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा से पहले अगर किसी डिपार्टमेंट में और भी रिक्ति बताई जाती है तो आपको इस एडवर्टाइजमेंट में शामिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको साफ साफ लिख दिया गया है, यानी कि 555 पदों से भी अधिक पर आपको वैकेंसी आ जाएगी, ऐड हो जाएगा। तो जैसा कि पिछले वर्षों में देखा गया है तो उसमें हमेशा बढ़ा है, तो इस बार भी बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको इसमें स्नातक बोला गया है या फिर इसके आपके समकक्ष जो भी आपने डिग्री की होगी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक यानी ग्रेजुएशन से इसके इक्विवेलेंट में कोई भी आपके पास डिग्री होगी तो आप कर सकते हैं। आरक्षण की बात कर ले तो यहाँ पर बोला गया है कि आवेदन में दिए गए अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और इसमें बोला गया है कि आरक्षण जाति के आधार पर उन्हीं को उम्मीदवार को दिया जाएगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी होंगे। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अर्थात आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, यानी कि जो भी आरक्षण का लाभ लेंगे उनको बिहार का डोमिसाइल उनके पास होना चाहिए एवं जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि वो जाति के लिए आरक्षण के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और यहाँ पर दोस्तों अगर क्रीमी लेयर की बात कर ले तो बोला गया है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान होगा। मतलब उनका बोल दिया गया है कि अंचलाधिकारी राजस्व अधिकारी द्वारा भी अगर आपके पास क्रीमी लेयर का जो रहता है प्रमाण पत्र अगर वो है तो उसके वो भी आपके लिए मान होगा। यहाँ पर आपको सी में देखने की बात है कि इम्पोर्टेंट है, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति या फिर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। यानी कि आपको बोल दिया है कि यदि कोई मैरिड फीमेल कैंडिडेट है तो उनका जो प्रमाण पत्र होगा उनके हस्बैंड के नाम से नहीं होना चाहिए, उनके जो पिता हैं उनके नाम से ही रहना चाहिए प्रमाण पत्र। आपको यहाँ पर आरक्षण की कोटि बता दिया गया है, आप देख सकते हैं SC ST EBC BC EWS को आरक्षण दिया जाएगा। आपको कोटि कोड बता दिया गया, इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें कोटि कोड आपको बता दिया गया है, आपको उसके अनुसार देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर बोल दिया गया कि अगर PWD कैंडिडेट यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं तो उनका 4% 36 आरक्षण यानी कि उनको 4% का आरक्षण दिया जाएगा जितने भी सीट रहेंगे उसके अनुसार। और दोस्तों यहाँ पर आपको 6 पॉइंट में देख सकते हैं कि आपको बोला गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2342 दिनांक 15/2/2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्त की
उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35% का आरक्षण दे होगा। तो यहाँ पर बोल दिया है कि महिलाओं को रिक्ति की स्थिति में 35% का आरक्षण दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको 7 पॉइंट में देखने के लिए मिल जाएगा कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती नाती नातिन होंगे तो उनको यहाँ पर 2% का आरक्षण दिया जाएगा, या फिर भूतपूर्व सेनानी होंगे तो उन लोगों के परिवार को। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ साफ बोला गया है कि जो भी आपका आय होगा यानी कि इनकम सर्टिफिकेट या फिर परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए ही वैध माना जाएगा, यानी कि 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इस विज्ञापन हेतु वर्ष 2020-21 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो आपका 1 साल से पुराना EWS का प्रमाण पत्र पुराना नहीं होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पर बोला गया है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यानी कि संशोधन किए जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि तक के पूर्व का होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपको बोल दिया गया कि जितने भी कोई भी आपका प्रमाण पत्र होगा, जैसे स्नातक का प्रमाण पत्र या फिर आपका जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, जैसे कोई भी प्रमाण पत्र होगा तो वो आपका मुख्य परीक्षा से पहले का तक का मतलब उसमें सुधार रहना चाहिए, के बाद का डेट में सुधार नहीं होना चाहिए। यानी कि आप यदि फ्रेशर भी हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको मुख्य परीक्षा के पहले यदि आपको प्रमाण पत्र मिल जाता है आपका डिग्री, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बोला गया है मुख्य परीक्षा के यानी कि प्रीलिम्स तक यदि आपका नहीं निकलता है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यदि मुख्य परीक्षा से पहले तक का आपका रहना चाहिए डेट मेंशन, तब उसके बाद का नहीं रहना चाहिए, ये बोला गया। यहाँ पर आपको उम्र सीमा की बात कर ले तो उम्र सीमा में आपको बोला गया है कि दिनांक 1/8/2021 को न्यूनतम उम्र सेवावार रहना चाहिए, यानी कि 20 वर्ष और 21 वर्ष एवं 22 वर्ष, जो ऊपर आपको बताया गया था किस किस कोटि के लिए यानी कि किस किस डिपार्टमेंट के लिए कितना मांगा गया है वो बोला गया है कि 21 वर्ष किसी में मांगा गया है, किसी में 22 वर्ष मांगा गया है। और यहाँ पर आपको बोल दिया गया कि अधिकतम अनारक्षित जो पुरुष के लिए रहेगा वो 37 वर्ष रहेगा, अनारक्षित महिला एवं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग 43 वर्ष रहेगा। अधिकतम जो अनारक्षित दिया जाएगा वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 42 वर्ष दिया जाएगा। बोल दिया गया है कि आपका जो उम्र का जो डेट रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, वो आपका जो मैट्रिकुलेशन में जो लिखा हुआ है उसके सर्टिफिकेट पर उस वही मान्य होगा। उसके अलावा दूसरा जो डेट ऑफ बर्थ होगा दूसरे सर्टिफिकेट का वो मान्य नहीं होगा। आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपका डेट ऑफ बर्थ को काउंट किया जाएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट यदि अधिकतम उम्र की सीमा में छूट का दावा करते हैं तो उसका मूल प्रमाण पत्र है वो आपको साक्षात्कार के समय में प्रस्तुत करना होगा, लेकिन आपका जो प्रमाण पत्र है वो आपका मुख्य परीक्षा से पहले का रहना चाहिए अपडेट, उसके बाद का नहीं रहना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था। आप आपको शारीरिक दक्षता की बात करें तो यहाँ पर बोला गया कि बिहार पुलिस सेवा जिला समादेष्टा के लिए यानी कि बिहार पुलिस सेवा जाना चाहते हैं, आपका उम्मीदवार ही काउंट होगा तो उसमें आपका जो हाइट है वो 5 फीट 5 इंच रहना चाहिए। और यहाँ पर और भी माप आपको बताया गया है, इसके अनुसार आपका रहना चाहिए। यहाँ पे हम यदि शुल्क की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर समान अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये रखा गया है, जबकि बिहार की राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 150 रुपये रखा गया है। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए भी 150 रुपये रखा गया है, और दिव्यांग जो 40% या उससे अधिक होंगे उनके लिए यहाँ पर 150 रुपया रखा गया है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि महिलाओं के लिए यहाँ पर 150 रुपये रखा गया है फीस। यहाँ पर आपको सिलेबस से संबंधित आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा प्री का वो किस आधार पर रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा जिसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिया गया है कि जो मेंस परीक्षा के लिए सिलेक्ट किया जाएगा वो आपको जितने भी वैकेंसी है उसके 10 गुना आपको कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए। आपको मुख्य परीक्षा यानी कि पार्ट 2 के लिए यहाँ पर आपको बोल दिया गया है कि किस किस विभाग में आपका ऑप्शनल रहने वाला है। समान हिंदी अनिवार्य विषय में समान हिंदी रहेगा, समान अध्ययन प्रथम पत्र, समान अध्ययन द्वितीय पत्र रहेगा। इसमें आपको बोल दिया गया है कि मुख्य परीक्षा में 3 विषयों की होगी, जिसमें 2 अनिवार्य विषय क्रमशः 1 में समान हिंदी 100 मार्क्स का होगा, जबकि आपका जिसमें आपको 30% अंक आपको लाना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण के लिए प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। तथा अध्ययन समान अध्ययन पत्र 1 एवं 2 जो कि आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा अनिवार्य विषय कोड में, तो इसमें प्रत्येक पत्र 300 अंकों के लिए होंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थियों को वैकल्पिक विषयों के लिए कोड 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड 4 आपको बताया गया है। तो उससे विषय कोड 37 तक 4 से लेकर 37 तक में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का ही चयन करना होगा जो 300 अंकों का लिया जाएगा। तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अपने अनुसार ले सकते हैं, ये सारा ऑप्शनल रहेगा, तो आप जिसमें कंफर्टेबल होंगे आप उसके अपने अनुसार इससे चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप द एग्जाम टाइम्स की ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डायरेक्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, या फिर आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट BPSC के वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आपको जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है वो बहुत ही केयरफुली आपको चूज करना है, क्योंकि एक बार चूज करने के बाद में उसको चेंज आप नहीं कर सकते हैं।
और दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर प्रारंभिक परीक्षा में यदि आप सफल हो जाते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए आपको अलग से आवेदन पत्र भरवाया जाता है, यानी कि फिर से आपको फिल करना होगा। तो आपको कंसेस रहना है कि यदि आप प्री में पास होते हैं तो आपको ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट मुख्य परीक्षा के लिए आ जाएगा एडमिट कार्ड, ऐसा नहीं है। आपको फिर से अप्लाई करना, डेट निकलेगा, उसमें भी एडवर्टाइजमेंट निकलता है, तो आपको उसको अपडेट रहना है वेबसाइट पर। और आप जब मुख्य परीक्षा के लिए अप्लाई करिएगा तो आपको जितने भी आवेदन पत्र मांगे जाएंगे, जिस चीज़ के लिए आप क्लेम कर रहे होंगे, जैसे मैट्रिकुलेशन का हो गया, जाति का हो गया, आय के लिए, तो ये सारा आपको वहाँ अपलोड करना होगा, जो कि उसके मुख्य परीक्षा के पहले का रहना चाहिए, निर्गत रहना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों आपको बोला गया है कि प्रश्न पत्र जो रहेगा वो बाइलिंगुअल रहने वाला है, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। और दोस्तों यहाँ पर आपको साफ साफ बोल दिया गया है कि प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहे तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश, उद्धृत अंश यदि कोई है का चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतरण दे सकते हैं। इससे भिन्न स्थिति होने पर उसे उत्तर पुस्तिका को मान्य नहीं माना जाएगा। नहीं करने के संबंध में आयोग निर्णय लेगा। तो यानी कि यहाँ पर आपको बोल दिया गया है कि आप जो भी आप लैंग्वेज चूज करते हैं तो उसमें आप आंसर देने के साथ साथ यदि कोई टेक्निकल वर्ड या भी किसी को आप इंग्लिश रूपांतरण में देना चाहते हैं तो बीच में आप उसको यूज कर सकते हैं अपने लैंग्वेज के साथ साथ। जैसे मैं हिंदी का अगर देना चाह रहा हूँ तो हिंदी में अगर यदि किसी टेक्निकल वर्ड है उसको मैं यदि चाहता हूँ कि उसको इंग्लिश में ही मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं इंग्लिश भी उसमें यूज कर सकता हूँ, यानी कि बाइलिंगुअल भी उसको यूज कर सकता हूँ। लेकिन उसके विभिन्न भाषा में रूपांतर करने के लिए वो मान्य नहीं होगा, या फिर वो आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि उसको मान दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये बोला गया है। और यहाँ पर आपको दोस्तों बोल दिया गया कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, यदि इसमें आपका मुख्य परीक्षा के लिए यदि जब आप एग्जाम दीजिएगा तो उसके लिए जो मिनिमम अर्हता है, यानी कि आपको जो समान वर्ग के होंगे उनको मुख्य परीक्षा में मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाना होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स है। उसके बाद आपका जो कट ऑफ रहेगा उसके तक पहुंचना है, यानी कि 40% से कम आएगा तो आप ऐसे भी उसमें सेलेक्ट नहीं होइएगा। और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिलाओं के लिए एवं निःशक्त से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% बोला गया न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको बोल दिया गया है कि जो मुख्य परीक्षा होगा उसमें से आपको 2.5 गुना उम्मीदवार को जो है इंटरव्यू के लिए चयन किया जाएगा। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए जितने भी वैकेंसी होंगे उसका 2.5 गुना। और आपका व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल इंटरव्यू जो होने वाला है उसमें आपका पार्ट 3 में 120 अंक का होने वाला है, जिसके लिए आपको कॉल लेटर भेज दिया जाएगा कि ये जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उनको बता दिया जाएगा। आपको वेबसाइट पर अपडेट रहना है एनी टाइम। आपको यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में बता दिया गया है, तो आप इसे डिटेल एडवर्टाइजमेंट में देख लीजिएगा। दोस्तों आप जब भी इस फॉर्म को फिलअप करिएगा तो पहले आप इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट को पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसके साथ एक अटैचमेंट है, फॉर्म फिलअप का जो इंस्ट्रक्शन है आपको मिल जाएगा साथ में ही, तो उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको अच्छे से पढ़कर तभी आपको इसको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर आपका मेधा सूची की बात करें तो आप टोटल आपका जो मुख्य परीक्षा के 900 अंक पर एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक, यानी कि कुल 120 अंकों के आधार पर आपका मेधा सूची तैयार करते हुए अंतिम कोटिवार परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। यानी कि टोटल जो है आपका पार्ट 1, 2, 3 जो हुआ आपका पर्सनल इंटरव्यू सभी को जोड़कर 1020 अंक का यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। उसके बाद ही इसी के आधार पर आपका जो है रिजल्ट तैयार किया जाएगा, मेधा सूची। यहाँ पर हम ऑनलाइन की तिथि की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों आप इस डेट को देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि इसमें आपको इस डेट के अंदर में ही फॉर्म फिलअप करना है। तो ऑनलाइन जो प्रारंभ होगा वो आपका 30/9/2021 से स्टार्ट होगा, जो कि आपको 5/11/2021 यानी कि आपका 5 नवंबर 2021 तक इसका फॉर्म फिलअप चलने वाला है। और इसमें दोस्तों ये डेट आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि होता ही रहता है कि अगर सर्वर लिंक या किसी कारणवश से बिजी यदि रहता है, यदि सही से वर्क नहीं करता है तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो जाता है। लेकिन आपको उसका इंतजार नहीं करना है, आपको इस डेट के अंदर अंदर फिर फॉर्म फिलअप कर लेना है। और इसमें ये तो लास्ट डेट है, इसके बाद आपको फॉर्म फिलअप में कुछ भी त्रुटि होता है उसको आपको करेक्शन के लिए भी समय दिया जाता है। तो आप समझिए कि आपका एग्जाम जनवरी लास्ट तक या जनवरी महीने या जनवरी लास्ट तक हो सकता है, तो आपके पास इनफ टाइम है, आप इस टाइम में तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि यदि यहाँ पर 5 नवंबर दिया गया है, इसमें फिर करेक्शन होगा तो इसमें फिर लेट फीस के साथ आपका फॉर्म फिलअप होगा, तो समझिए कि आपका ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लास्ट वीक में चला जाएगा आपका डी का एग्जाम। तो आपके पास इनफ टाइम है, तो आप इसके लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि एडिट से संबंधित किसी भी प्रकार का आपका यदि फॉर्म फिलअप के समय में गड़बड़ हो जाता है तो आप ये इसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप किस किस चीज़ में यहाँ पर चेंजेज कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बोल दिया गया है कि ऑप्शनल पेपर नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट में आप किसी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुली आपको फॉर्म फिलअप करना है ऑप्शनल के लिए। ये देख सकते हैं कि आपको क्या बोला गया, एडिट से संबंधित ये सारा डिटेल बता दिया गया है, तो आपको ये केयरफुली रीड कर लेना है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण निर्देश आपको अच्छे से पढ़ लेना है, आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। इसमें बोला गया है कि अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद यदि उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करके आपको रख लेना है।
यानी कि आपको बोला गया है कि आप जब फॉर्म फिलअप करिएगा तो आपको जब दोबारा से आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ से आपको 2 प्रति यानी कि 2 सेट में आपको उसका जो एप्लीकेशन का है वो आपको प्रिंट आउट रख लेना है सुरक्षित रूप से, क्योंकि इसका बाद में काम आएगा, यूज आएगा। और बोला गया है कि विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र कागजात अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय यदि किसी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी, बोल दिया गया है उक्त हार्ड कॉपी जो आप निकाल रहे हैं उसको एवं सभी संबंधित प्रमाण पत्र एवं मूल्य में निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा उसमें। यहाँ पर आपको सेकंड पार्ट देख सकते हैं कि बोला गया आवेदन यह भी सुनिश्चित कर ले कि डाउनलोड किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि आपका जो हार्ड कॉपी निकलेगा उस पर आपको मैच कर लेना है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, अंकित होना चाहिए सही तरीके से। बार कोड सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर आपका अंकित होना चाहिए, ऐसा बार कोड नहीं होगा, ये एप्लीकेशन नंबर होगा, नहीं होगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको फिर से क्लेम करना होगा। ये सारा इसमें बता दिया गया है ये क्या, यदि नहीं होने पर क्या किया जाएगा, कि यदि नहीं होने पर क्या करना होगा, ये सारा आपको बताया गया है। तो आप सही से मिलान कर लीजिएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड और सबमिटेड जो एप्लीकेशन नंबर आता है वो सारा आपका होना चाहिए। और यदि ये सारा नहीं होता है तो आपको यहाँ पर बोल दिया गया है कि यदि ये सभी चीज़ अंकित नहीं होते हैं सही तरीके से तो आपका ये जो आवेदन है वो भरा नहीं माना जाएगा, यानी कि ये उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो अर्थपूर्ण हो गया, ये बोला जा रहा है। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी आपका निर्गत नहीं होगा और परीक्षा में आप सम्मिलित नहीं हो पाइएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से ही उनकी अभ्यर्थी सुनिश्चित नहीं की जाएगी। अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थी को द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा। तो आपको जो वहाँ पर मैचिंग करना है, जितना भी आप जो डिटेल दिए हैं प्रमाण पत्र का वो सारा वहाँ पर मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ और नंबर सीरियल नंबर वहाँ पर डाल दिया है और यहाँ पर कुछ और आप लेकर चले गए तो फिर आपका जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए आपको जब फॉर्म फिलअप करना है तो वहाँ पर जो भी आपका डिटेल मांगा जा रहा है या फिर जिस भी प्रमाण पत्र का नंबर मांगा जाएगा तो उसको आपको केयरफुली मेंशन करना है, उसको 2 बार 3 मिला लीजिए और प्रिंट आउट निकलने के बाद भी उसको मिला लेना है अच्छे से। और दोस्तों इसका जो डिटेल सिलेबस होगा आपको यहाँ पर bpsc.vih.nic पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट पाने के लिए यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए एवं दोस्तों तक इसे शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट या फिर किसी भी एग्जाम से लेटेस्ट जो अपडेट होता है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। द एग्जाम टाइम्स के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई वैकेंसी के साथ, नए अपडेट के साथ।